Study with Babel Sir, motivated by MS Chowdhury. हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल चौधरी आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में। तो फ्रेंड्स, हमने तीसरी प्रश्नावली बहुपद कंप्लीट कर ली है और वो हमारे सिलेबस में 4 नंबर की थी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथी प्रश्नावली जो हमारे 5 नंबर की है, जो हमारे कोर्स में 5 नंबर की है। तो चौथी प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो चर क्या होता है? चर और अचर। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? चर तो वे होते हैं जिनका हर जगह मान चेंज होता है। जैसे बोलते हैं हम x यूज करते हैं, x का हर क्वेश्चन में मान चेंज होता है। कहीं पर x बराबर 1 होता है, कहीं पर x बराबर 3 होता है, कहीं पर x बराबर 5 होता है, कहीं पर x बराबर 4 होता है। तो x एक क्या है? चर राशि है, यानी कि जिसका मान चेंज होता रहता हो, यानी जिसका मान बदलता रहता हो, वो कौन सी चर राशि होती है। और अचर फिक्स, जिसका मान फिक्स रहता हो। जैसे एक का मान 1 ही, 2, 3, 4, 5, यानी जिसका मान फिक्स रहता हो वह अचर, और जिसका मान निरंतर बदलता रहता हो, चेंज होता रहता हो, तो वह क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। तो अब क्या दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़े। क्या पढ़े? ax + b = 0। यह समीकरण हमने पढ़ा। इससे क्या शर्त थी? a = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा, तो यह रैखिक समीकरण नहीं बचेगी। फिर तो एक ये जो अचर पद है, जो क्या है? अचर पद है। यहाँ पर भी अचर पद है, तो वो एक अचर पद बचता, तो ये रैखिक समीकरण नहीं रहती। और दूसरा क्या है इसमें? ax + b = 0 में a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और x क्या है? यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल, चर पद है। x क्या है? वेरिएबल, यानी वेरिएबल का मतलब क्या है? बदलना, यानी परिवर्तन। जब चर राशि है तो चर राशि का मान वैसे परिवर्तन होता रहता है, हर एक क्वेश्चन में अलग होगा। तो यहाँ पर x का मान जरूरी नहीं है, यहाँ पर 1 है तो अगले में भी 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो x का मान बदलता रहेगा, यानी वेरिएबल रहेगा। तो ये क्या है? चर है, x चर है यहाँ पर। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण तो हमने पढ़ ली थी बहुपद प्रश्नावली में। रैखिक बहुपद पढ़ा था हमने, रैखिक समीकरण पढ़ी थी हमने एक चर वाली। तो रैखिक बहुपद तो क्या होता है? ax + b, इसको fx के बराबर मान सकते हैं। और रैखिक समीकरण ax + b = 0, यानी इसके बराबर में 0 आएगा। और ये सिर्फ इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुपद है और ये इक्वेशन है, यानी समीकरण है। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण। जिस रैखिक समीकरण में चर कितने हो? 2, वे क्या होती है? दो
दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। इसमें चर कितने हैं? दो, एक्स और वाई। ये क्या है? चर है, यानी इसका मान वेरिएबल है। बदलता रहता है, हर एक क्वेश्चन में इसका मान बदलेगा। और एबीसी क्या है? एबीसी क्या है? वास्तविक संख्या है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? एबीसी को अचर। क्या कह सकते हैं? अचर, यानी इसका मान चेंज नहीं होता है, निश्चित रहता है। इसके बाद यहाँ पर भी a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x 0 से गुणा होगा, तो x वाला ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। फिर बचेगा क्या? by प्लस c बराबर 0। तो फिर ये एक चर वाली रैखिक समीकरण रहेगी। ये एक चर वाली रैखिक समीकरण रहेगी, नहीं कि दो चर वाली। और हमें क्या दिया हुआ है कि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसीलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सेम उसी प्रकार अगर b बराबर 0 होगा तो ax प्लस b गुणा b बराबर 0 होगा तो 0 गुणा y प्लस c, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। तो फिर वही रैखिक समीकरण बचेगी एक पद वाली, एक चर वाली, ax प्लस c बराबर 0। इसलिए a और b के मान 0 नहीं होने चाहिए। और ये रैखिक समीकरण कैसे है? क्यों? क्योंकि इनके चरों की घात कितनी है? 1 है। चरों की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। इसके बाद आएगा हमारे दो चरों वाले युगपत समीकरण। दो चरों वाले युगपत समीकरण यानी दो रैखिक समीकरण दे रखे हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें दो होते हैं, एक तो संगत युग्म और एक क्या होता है? असंगत युग्म। अब संगत युग्म कब होता है? असंगत युग्म कब होते हैं? जब इनका हल अद्वितीय और अनेक हल हो, तो वो युग्म कैसा होता है? संगत युग्म होता है। उसके बाद असंगत युग्म कब होता है? जब इसका कोई हल नहीं हो, तब युग्म कैसा होता है? असंगत युग्म होता है। जब हल अद्वितीय और अनेक हल हो, जब अद्वितीय हल और अनेक हल हो तो युग्म कैसा होता है? संगत युग्म। और जब युग्म जब कोई हल नहीं हो तो युग्म कैसा होता है? असंगत युग्म होता है। फिर इसके हल क्या होते हैं? जैसे कोई समीकरण दे के ax प्लस b बराबर x प्लस 2y बराबर 3 दे रखा है। x प्लस 2y बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर x और y के मान क्या रखेगी? ये समीकरण को संतुष्ट करे। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 3, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। तो x और y के ये मान इस समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो आप ये नोट डाउन करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम इसका आलेखीय निरूपण देखेंगे। तो अगर संगत युग्म हो, संगत युग्म दो कंडीशन पर होता है, या तो अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। तो अद्वितीय हल में कंडीशन क्या होगी? अद्वितीय हल में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अद्वितीय हल में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ पर दो समीकरण दे रखी होगी हमें। मान लो दो समीकरण ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों के लिए अद्वितीय हल क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के लिए। तो इसका हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? इसका हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी काटेगा। ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे। ये a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है, और ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और ये संगत युग्म होगा। इसके बाद संगत युग्म में एक और था अनेक हल। अगर अनेक हल प्राप्त हो तो वो भी संगत युग्म में होता है। और इसमें शर्त क्या है? अगर वही समीकरण दे रखी हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण दे रखे हैं। इनके लिए अनेक हल क्या होगी? तो इसमें क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ये बराबर है c1 बटा c2 के। ये शर्त होगी दूसरे में। और इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ये एक समीकरण दूसरी समीकरण के ऊपर होगी, एक समीकरण से दूसरी समीकरण ढकी हुई होगी, यानी संपाती होगी। तो दोनों समीकरण सेम होगी। एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण सेम इसके ऊपर होगी, यानी संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। दोनों समीकरण है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अद्वितीय हल में क्या था? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं था b1 अपॉन b2 के। और अनेक हल में क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। और इनका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? संपाती होगी इनकी दोनों समीकरण, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। पहले समीकरण को दूसरी समीकरण ढक लेगी, यानी संपाती होगी। और इसके बाद कोई हल नहीं होगा, तो वो युग्म कैसा होगा? असंगत युग्म। वो युग्म कैसा होगा? असंगत युग्म। कोई हल नहीं। यह युग्म कैसा होगा? असंगत युग्म। और इनमें क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये कोई हल में नहीं होगा और इसका
y प्लस C2 बराबर 0। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए ये असंगत युग्म होगा और इसका ग्राफीय निरूपण में दोनों समीकरणें समांतर प्राप्त होगी। दोनों समीकरणें क्या होगी? समांतर होगी। तो नोट डाउन करो। तो हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान लिया। अब क्या है? ए समीकरण। क्या है ए समीकरण? ए समीकरण में क्या होता है? समीकरण में क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के। ये तो समीकरण है। अगर ax प्लस by प्लस c बड़ी है 0 की या ax प्लस by प्लस c छोटी है 0 से, तो ये दोनों क्या है? ए समीकरण है। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह आ जाए तो वह ए समीकरण होती है। तो ए समीकरण के बारे में इतना जान लेंगे। और ये 4.2 प्रश्नावली में 4.1 में नहीं है, तो आगे हम और डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला क्या रखा है? 2x प्लस 3y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पर a1 बटा a2 क्या आएगा? 2 बटा 5, 2 बटा 5। b1 बटा b2 माइनस 3 बटा 2, क्योंकि ये 2 किसका है? माइनस का है। और c1 बटा c2 13 बटा 4। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर c1 का मान इधर है एक समीकरण में दूसरे में नहीं है, तो या तो दोनों को एक तरफ लाओ, या तो दोनों को इधर लाओ, या दोनों को बराबर के दूसरी तरफ भेजो। यानी c के मान दोनों बराबर के एक तरफ होने चाहिए। यह नहीं कि पहला इधर है तो दूसरा इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अनुपातों, गुणांक अनुपातों की तुलना a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 भी बराबर नहीं है। तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और बीजीय हल अद्वितीय हल होगा। बीजीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। इसमें a1 बटा a2 क्या है? 2 बटा 3। ये a1 ये a2 और सॉरी ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2 है। b1 बटा b2 4 बटा 6 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 2 बटा 3
ए कैसा होता है? कोई हल नहीं का युग्म कैसा होता है? असंगत युग्म। और अनेक हल का युग्म कैसा होता है? संगत। आया समझ में? अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी और हल अद्वितीय होगी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है और c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के तो रेखाएं संपाती होगी और हल अनेक हल प्राप्त होंगे। ये युग्म संगत होगा, ये असंगत होगा और ये संगत होगा। तो नोट डाउन करो आप इसको। तो फ्रेंड्स अब हम 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें दो समीकरण दी हुई है। इसमें दो समीकरण दी हुई है और इसके हल ज्ञात करने के ये हल संगत है या असंगत है, यानी युग्म संगत है या असंगत है समीकरणों के। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यहाँ पर a1 बटा a2 क्या है? 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। b1 बटा b2 क्या है? -3 बटा 6 और -3 बटा -6 यानी 1 बटा 2। और c1 बटा c2 क्या है? c1 क्या है? 8 और c2 क्या है? 9। यानी ये a1 का मान है, ये a2 सॉरी ये a1 का है, ये b1 का और ये c1 का मान है और ये a2 का, ये b2 का और ये c2 का मान है। अब यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो ये हल कैसा होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसा होगा? अगर कोई हल नहीं होगा तो युग्म कैसा होगा? असंगत युग्म होगा। तो ये युग्म कैसा है? असंगत युग्म है। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? 3x y बराबर 2 और 6x 2y बराबर 4 दे रखा है हमें। तो यहाँ पर a1 बटा a2, a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 6। तो 3 बटा 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 2। इसके बाद b1 बटा b2, b1 क्या है? -1 और b2 क्या है? -2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा? 1 बटा 2। इसके बाद c1 बटा c2, c1 कितना है? 2 और c2 कितना है? 4। तो क्या आ जाएगा? 1 बटा 2 कैंसिल होकर। तो इसमें a1 बटा a2 बराबर है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के। कैसे? यहाँ पर भी 1 बटा 2 है a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान भी 1 बटा 2 है और c1 बटा c2 का मान भी 1 बटा 2 है। तो ये तीनों बराबर हो गए। तो इसका हल कैसे प्राप्त होंगे? अनंत हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे इससे। तो अगर अनेक हल हो तो युग्म कैसा होता है? संगत युग्म। तो इसका युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। तो इसका युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। तो आप इसे नोट डाउन करो, इसके बाद आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले का पहला और दूसरा कर लिया और तीसरा और चौथा देखते हैं। तो तीसरा क्या है? 2x 2y बराबर 2 और 4x 4y बराबर 5। तो उसी प्रकार करते हैं। a1 बटा a2 क्या होगा? a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4। तो 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2। b1 बटा
b2 कितना होगा? b1 कितना है? -2 और b2 कितना है? -4। -2 और -4, माइनस माइनस कैंसिल और 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 1/2। c1/c2 कितना है? 2/5। तो इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसके हल कैसे प्राप्त होंगे? इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो युग्म कैसा होगा? इस एक ही शर्त पर युग्म असंगत होता है, बाकी अद्वितीय और अनेक हल में तो युग्म संगत होता है। तो इसका युग्म असंगत होगा। तो इसका युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। इसके बाद यहाँ पर a1/a2 क्या होता है? 4/3, 4/3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के नीचे कोई पद नहीं है तो 1, ये दोनों गुणा होते हैं और ये दोनों गुणा होता है, पता होगा इसका। और ये दोनों गुणा होंगे तो 4 गुणा 1/3 गुणा 2, 2 के नीचे हर नहीं है तो 1, फिर ऊपर वाली दोनों संख्याएं और अंदर वाली दोनों संख्याएं गुणा होंगी। तो ऊपर वाली बाहर वाली दोनों संख्याएं 4 गुणा 1 बटा अंदर वाली 3 गुणा 2। तो इसको 4/6, 4 को 1 गुणा किया तो 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। फिर 4/6 को क्या लिख सकते हैं? 2/3, 2/3। ये क्या आ गया? a1/a2। फिर b1/b2 क्या होगा? b1 क्या है? 2 और b2 क्या है? 3, तो बराबर 2/3। फिर c1/c2 क्या होगा? c1 कितना है? c1 कितना है? 8 और c2 कितना है? c1 8 है और c2 12। ये दोनों कैंसिल होंगे 4 से, तो 4 का भाग 8 में 2 बार और 12 में 3 बार। तो यहाँ से a1/a2 बराबर 2/3 आया, b1/b2 बराबर 2/3 आया और c1/c2 बराबर भी 2/3 आया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब आती है? जब इसके अनेक हल हो। और इस हल में रेखाएं कैसे प्राप्त होती है? संपाती। तो अनेक हल होंगे तो युग्म कैसा प्राप्त होगा? संगत युग्म। युग्म कैसा प्राप्त होगा? संगत युग्म प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें a1, a2, b1, b2 तथा c1, c2 के मान निकाले थे हमने। फिर इसी तरह से जो शर्तें दी हुई थी 3, एक अद्वितीय हल की, एक कोई हल नहीं की और एक अनेक हल की। और